नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। जीवन आखिर किस चीज से बना है? मतलब अगर हम किसी भी जीवित चीज को, चाहे वो एक पत्ता हो या हम खुद, उसके सबसे छोटे हिस्से तक तोड़ते जाएं, तो हमें क्या मिलेगा? यही सवाल आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे सामने जो नोट्स हैं वो हमें इसी यात्रा पर ले जाएंगे, जीवन के रासायनिक ब्लूप्रिंट्स यानी जैव अणुओं या बायोमोलिक्यूल्स की दुनिया में। तो हमारा मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जीवित कोशिका को बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल लगता है, उससे ईंटें कैसे बनती हैं और फिर उन ईंटों से बड़ी बड़ी इमारतें और मशीनें कैसे खड़ी होती हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहला कदम तो यही होगा कि हम अपनी बिल्डिंग साइट का जायजा लें। अगर मेरे पास मान लीजिए लिवर का एक टुकड़ा है, तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं? हाँ, तो इसके लिए वैज्ञानिक एक जासूस की तरह काम करते हैं। पहला तरीका बहुत सीधा है, जिसे ऐश एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम टिश्यू को पूरी तरह सुखाकर जला देते हैं। जला देते हैं, अच्छा। हाँ, जलाने से कार्बन से बनी सारी चीजें, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब गैस बनकर उड़ जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप। बिल्कुल। और पीछे रह जाती है सिर्फ राख। जैसे लकड़ी जलने के बाद बचती है। एकदम। और उस राख की जब जांच होती है तो उसमें हमें मिलते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे अकार्बनिक तत्व। अच्छा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ये हमारे शरीर के वो नट बोल्ट हैं जो सीधे तौर पर कार्बन से नहीं जुड़े हैं। सही कहा। ठीक है, ये तो अकार्बनिक चीजों का पता लगाने का तरीका हुआ। पर जो चीजें जलकर उड़ गईं, यानी कार्बनिक यौगिक, उनका पता कैसे चलता है? उसके लिए हम एक दूसरा ज्यादा डिटेल तरीका अपनाते हैं। इसमें हम टिश्यू को एक खास तरह के तेज एसिड के साथ खरल में पीसते हैं। ते छानते हैं। ओह, जैसे चाय छानते हैं वैसी? कुछ हिस्सा नीचे चला जाएगा और कुछ ऊपर रह जाएगा? एकदम सही उपमा है। जो हिस्सा एसिड में घुलकर छन जाता है उसे कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। इसमें हमें मिलते हैं छोटे छोटे अणु जिन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यानी फैक्ट्री की ईंटें, तारें और छोटे औजार। बिल्कुल। और जो हिस्सा ऊपर रह जाता है, जो एसिड में नहीं घुलता, उसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसमें होती हैं बड़ी बड़ी चीजें। मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन, डीएनए और कोशिका की दीवारें। तो इन दोनों तरीकों से हमें एक पूरी लिस्ट मिल जाती है कि एक सेल के अंदर क्या क्या सामान है। इसी सामान को हम मेटाबोलाइट्स या उपापचय कहते हैं, सही कहा? हाँ, ये सभी अणु जो जीवन की प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। और इन्हें हम दो टीमों में बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें क्या फर्क है? इसे कार फैक्ट्री के उदाहरण से समझते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फैक्ट्री का वो बुनियादी ढांचा है जिसके बिना फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। इंजन, चैसिस, टायर, ये हर जीव में लगभग एक जैसे होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स और शुगर। ये जीवन के लिए अनिवार्य हैं। समझ गया। तो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हुए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उस फैक्ट्री के खास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कार का अनोखा पेंट या लेदर सीट्स की खुशबू या एक एडवांस्ड अलार्म सिस्टम। ये कार को चलाने के लिए सीधे तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन यही वो चीजें हैं जो उसे बाहरी दुनिया में एक खास पहचान और सुरक्षा देती हैं। कमाल है। इसका मतलब है कि हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई एंटीबायोटिक्स या कैंसर की दवाएं, वे असल में पौधों या फंगस के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। मतलब उनके आत्मरक्षा के हथियार। बिल्कुल। रबर, गोंद, मसाले, मॉर्फिन जैसे दर्द निवारक, ये सब पौधों और सूक्ष्म जीवों के बनाए हुए खास प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए बेहद कीमती साबित हुए हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए, अब उन ईंटों पर आते हैं जिनसे जीवन बनता है। शुरुआत एमिनो एसिड से करते हैं, जिन्हें जीवन की ईंटें कहा जाता है। ये वाकई में जीवन की ईंटें हैं, क्योंकि इन्हीं से प्रोटीन नाम की दीवारें और मशीनें बनती हैं। हमारे शरीर में 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। आप इन्हें 20 अलग अलग तरह के लेगो ब्लॉक समझ सकते हैं। हर ब्लॉक में एक कार्बन का सेंटर होता है, जिससे 4 चीजें जुड़ी होती हैं। एक हाइड्रोजन, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक चौथा ग्रुप जिसे आर ग्रुप कहते हैं। यही आर ग्रुप हर लेगो ब्लॉक को दूसरे से अलग बनाता है। मैंने नोट्स में एक शब्द देखा, ज्विटर आयन। ये सुनने में बड़ा जटिल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। ज्विटर आयन को एक ऐसे इंसान की तरह समझिए जिसने अपने दोनों हाथों में एक एक चुंबक पकड़ा हो, एक हाथ में उत्तरी ध्रुव और दूसरे में दक्षिणी ध्रुव।
बाहर से देखने पर वो न्यूट्रल लगता है ना? हाँ, क्योंकि दोनों ताकतें एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। बिल्कुल। अमीनो एसिड भी पानी में ऐसा ही करता है। उसका बेसिक हिस्सा पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और एसिडिक हिस्सा नेगेटिव। तो अणु पर एक ही समय में प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं, पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। और इसका फायदा क्या है? ये दो मुहां क्यों हैं? यही गुण प्रोटीन को अलग-अलग माहौल में, यानी अलग-अलग पीएच में अलग-अलग तरह से व्यवहार करने की कमाल की क्षमता देता है। कभी वो पॉजिटिव बन जाता है, कभी नेगेटिव। इसी लचीलेपन की वजह से प्रोटीन इतने सारे अलग-अलग काम कर पाते हैं। समझ गया। तो अमीनो एसिड्स हमारी फैक्ट्री की ईंटें हो गई। अब बात करते हैं लिपिड्स यानी फैट और तेल की। अगर प्रोटीन मशीनरी है तो लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स हमारी सेल्यूलर फैक्ट्री की दीवारें और बाउंड्री हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पानी से यूं कहें कि नफरत करते हैं। ये पानी में घुलते नहीं। और इसी गुण की वजह से ये कोशिका के अंदर के माहौल को बाहर के माहौल से अलग रख पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पहेली है। नोट्स कहते हैं कि लिपिड का साइज छोटा होता है, यानी ये माइक्रोमोलिक्यूल हैं। तो जब हमने एसिड में सब कुछ पीसा और छाना तो इन्हें तो छोटे अणुओं के साथ छनकर निकल जाना चाहिए था। ये बड़े अणुओं के साथ ऊपर क्यों रह गए? यह एक शानदार सवाल है और यहीं पर बायोकेमिस्ट्री की खूबसूरती दिखती है। आप सही हैं, साइज में ये छोटे हैं, लेकिन जब हम कोशिका को एसिड में पीसते हैं तो लिपिड से बनी कोशिका की दीवारें टूटकर छोटी-छोटी थैलियां या बुलबुले बना लेती हैं। इन्हें वेसिकल्स कहते हैं। अच्छा, और क्योंकि लिपिड पानी में नहीं घुलते तो ये बुलबुले भी एसिड में नहीं घुलते होंगे। बिल्कुल सही। और इसी वजह से ये छन नहीं पाते और बड़े न घुलने वाले अणुओं के साथ ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये उनके आकार का नहीं बल्कि उनके पानी से नफरत करने वाले बर्ताव का नतीजा है। हाँ, यह ऐसा है जैसे कोई छोटा बच्चा बड़े लोगों की पार्टी में इसलिए रह गया क्योंकि उसने एक वाटरप्रूफ रेनकोट पहन रखा था और वो भीगने से बच गया। वाह, ये तो एक बेहतरीन आहा मोमेंट था। तो अब हमारे पास ईंटें यानी अमीनो एसिड्स और दीवारें यानी लिपिड्स बनाने का सामान आ गया है। इन छोटी छोटी ईंटों से बड़ी बड़ी संरचनाएं कैसे बनती हैं? इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं ना? हाँ, पॉलीमराइजेशन का मतलब है कई हिस्सों को जोड़ना। जैसे हम एक एक मोती पिरोकर एक माला बनाते हैं, वैसे ही कोशिका छोटे छोटे अणुओं यानी मोनोमर्स को जोड़कर एक लंबी चेन पॉलीमर बनाती है। और इन्हीं पॉलीमर्स को हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब हम फैक्ट्री के बड़े बड़े हिस्सों पर आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स की। अगर सेल एक फैक्ट्री है तो प्रोटीन्स उस फैक्ट्री की मशीनें, उसके कर्मचारी, उसके मैनेजर और उसका ढांचा सब कुछ है। ये अमीनो एसिड्स की लंबी मालाएं हैं और ये होमोपॉलीमर नहीं बल्कि हेटेरोपॉलीमर होते हैं। होमो और हेटेरो मतलब? होमोपॉलीमर का मतलब होता है एक ही तरह के मोतियों से बनी माला, जैसे सिर्फ सफेद मोतियों की माला। लेकिन प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर हैं, यानी उनमें 20 अलग-अलग तरह के अमीनो एसिड रूपी मोती किसी खास क्रम में पिरोए होते हैं। इसी विविधता की वजह से प्रोटीन दुनिया में इतने अनगिनत तरह के काम कर पाते हैं। कोई उदाहरण? हमारे शरीर की त्वचा और हड्डियों में पाए जाने वाला कोलेजन सबसे आम प्रोटीन है। वहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को, जो पौधों में पाया जाता है। रूबिस्को, इसका काम क्या है? ये एंजाइम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे शुगर में बदलने का पहला कदम उठाता है। ये इतना जरूरी है कि आप अभी जो सांस ले रहे हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं इसी एंजाइम की मेहनत का नतीजा है। ये तो अविश्वसनीय है। नोट्स में प्रोटीन की संरचना के 4 स्तरों की भी बात है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब क्या है? ये प्रोटीन के फोल्ड होने का तरीका है। इसे कहानी की तरह समझें। प्राथमिक संरचना है अक्षरों का क्रम, कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद आएगा। ठीक है। द्वितीयक संरचना में ये लड़ियां मुड़कर कुछ खास आकार लेती हैं, जैसे स्प्रिंग या मुड़ा हुआ कागज। ये कहानी के शब्द बन गए। तृतीयक संरचना में ये पूरी स्प्रिंग या शीट आपस में मुड़कर एक 3D गोला या कोई और जटिल आकार बना लेती है। ये कहानी का एक पूरा पैराग्राफ है जिसका अब कोई मतलब है। प्रोटीन के काम करने के लिए ये 3D आकार बेहद जरूरी है। और चौथा स्तर? और चतुर्थक संरचना तब होती है जब ऐसे कई पैराग्राफ मिलकर एक पूरी कहानी बनाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 अलग-अलग प्रोटीन चेन मिलके काम करती हैं। और अगर ये 3D आकार बिगड़ जाए तो?
तो प्रोटीन काम करना बंद कर देता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या एसिड से। मतलब अगर मेरे शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया तो मेरे प्रोटीन वैसे ही खराब हो जाएंगे जैसे ज्यादा आंच पर अंडा ऑमलेट बन जाता है। बिल्कुल, उसका 3D स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल जाता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब प्रोटीन्स के बाद दूसरे बड़े अणु हैं पॉलीसैकेराइड। ये क्या काम करते हैं? पॉलीसैकेराइड्स यानी बहुत सारी शुगर, ये हमारी फैक्ट्री के गोदाम और ढांचे हैं। जैसे सेल्यूलोज जो पौधों की कोशिकाओं को मजबूती देता है, हम जो सूती कपड़े पहनते हैं वो सेल्यूलोज ही है। स्टार्च जो आलू और चावल में होता है वो पौधों का एनर्जी गोदाम है। और हमारी बॉडी में एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। और मैंने सुना है कि कीड़ों का बाहरी खोल भी इसी कैटेगरी में आता है। हाँ, वो काइटिन नाम के एक पॉलीसैकेराइड से बना होता है। अगली बार जब कोई कीड़ा पैरों के नीचे आकर क्रंच की आवाज करे तो याद रखिएगा कि वो असल में काइटिन के टूटने की आवाज है। ठीक है। अब हमारे पास फैक्ट्री की मशीनें और गोदाम है, लेकिन इस पूरी फैक्ट्री को चलाने के निर्देश कहाँ से आते हैं? यहाँ न्यूक्लिक एसिड का रोल आता होगा। बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए फैक्ट्री के मास्टर ब्लूप्रिंट्स हैं। इन्हीं में सारी जानकारी कोड की हुई है कि कौन सा प्रोटीन कब और कैसे बनेगा। इनकी ईंटें हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिनके 3 हिस्से होते हैं, एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। इन्हीं बेस ATCG के क्रम में जीवन का सारा रहस्य छिपा है। हमने अब तक सारी पार्ट्स की बात कर ली, कच्चा माल, ईंटें, मशीनें, ब्लूप्रिंट्स। लेकिन एक सवाल है, ये सारी प्रक्रियाएं, प्रोटीन बनाना, एनर्जी स्टोर करना, ये सब तो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। लैब में तो इन्हें करने में घंटों या दिन लग जाते हैं। शरीर में ये पलक झपकते कैसे हो जाती हैं? ये पूरी कहानी का सबसे जादुई हिस्सा है और इस जादूगर का नाम है एंजाइम। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक यानी जो किसी चीज की रफ्तार बढ़ा दे। रफ्तार बढ़ा दे, वो भी अविश्वसनीय हद तक। एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जरूरी ऊर्जा, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, उसे बहुत बहुत कम कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि जो रिएक्शन बिना एंजाइम के शायद सालों में पूरी होती, वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाती है। लाखों गुना तेजी से। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है, जैसे बिना एंजाइम के हमारे खाने को पचने में कितना वक्त लगता? एक अनुमान के मुताबिक अगर हमारे पेट में एंजाइम न हो तो एक बार के खाने को पचाने में 50 साल लग सकते हैं। 50 साल? ये तो अविश्वसनीय है। पर ये एंजाइम अपना काम करते कैसे हैं? हर एंजाइम में एक खास जेब या खांचा होता है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। जिस अणु पर काम होना है यानी सबस्ट्रेट, वो आकर इस जेब में बिल्कुल फिट हो जाता है। अच्छा। ये एक प्रेरित आसंजन या इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। इसे आप एक हाथ मिलाने की तरह समझ सकती हैं। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपका हाथ सामने वाले के हाथ के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट होता है ताकि एक परफेक्ट ग्रिप बन सके। एंजाइम भी सबस्ट्रेट को ऐसे ही कसकर पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो सबस्ट्रेट को तोड़ता है या जोड़ता है या उसका रूप बदल देता है। प्रोडक्ट बनता है और फिर एंजाइम उसे छोड़कर अगले सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये चक्र लाखों बार प्रति सेकंड चल सकता है। तो ये तो एक सुपर एफिशिएंट वर्कर है। क्या कोई चीज इसकी काम करने की क्षमता पर असर डाल सकती है? हाँ, 3 मुख्य चीजें, तापमान, पीएच और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। हर एंजाइम का एक पसंदीदा तापमान और पीएच होता है जिस पर वो बेस्ट परफॉर्म करता है। उससे ज्यादा या कम होने पर उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। और ज्यादा गर्मी से तो वो ऑमलेट बनी जाता है, जैसा हमने पहले बात की। बिल्कुल। और क्या ये एंजाइम अकेले ही सारे काम करते हैं या इन्हें भी किसी हेल्पर की जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल। कई एंजाइमों को अपना काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन हेल्पर्स की जरूरत होती है, जिन्हें कोफैक्टर्स कहते हैं। ये विटामिन्स हो सकते हैं या फिर जिंक या मैग्नीशियम जैसे धातु आयन। ये उस एंजाइम के लिए एक जरूरी औजार की तरह काम करते हैं। और इसी काम के आधार पर एंजाइमों को अलग अलग टीमों में बांटा गया है। कुछ तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं, कुछ एक अणु से दूसरे में ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमने पूरी फैक्ट्री बना ली, हमारे पास कच्चा माल है, संरचनाएं हैं और उन्हें चलाने वाले सुपर फास्ट एंजाइम भी हैं। इन सब का बड़ा मतलब क्या है?
जीवन की ये रासायनिक दुनिया स्थिर है या किसी और ही अवस्था में है? ये पूरी तरह से गतिशील है। जीवन एक संतुलन की अवस्था नहीं है, जैसा कि एक मरी हुई चीज में होता है। जीवन एक असंतुलित स्थिर अवस्था है, यानी अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। असंतुलित स्थिर अवस्था, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है। इसे एक व्यस्त शहर के ट्रैफिक की तरह सोचिए। किसी भी समय शहर की सड़कों पर हजारों गाड़ियां चल रही हैं। संख्या लगभग स्थिर लगती है, पर गाड़ियां खुद स्थिर नहीं हैं। वो लगातार आ जा रही हैं। अच्छा। हमारे शरीर में अणुओं का भी यही हाल है। एक निरंतर प्रवाह है। चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, बदल रही हैं। ये गतिशील अवस्था ही जीवन है। उपापचय या मेटाबॉलिज्म के बिना जीवन नहीं है। तो आज हमने जीवन को उसके केमिकल स्तर पर बनाया, कच्चे माल से लेकर एक पूरी चलती फिरती फैक्ट्री तक। हमने देखा कि कैसे अणुओं का आकार और गुण उनके काम को तय करते हैं और कैसे एंजाइम्स इस पूरी मशीनरी को एक अद्भुत गति देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने समझी वो ये कि जीवन का मतलब संतुलन नहीं, बल्कि एक गतिशील असंतुलन है। ऊर्जा के एक निरंतर प्रवाह को बनाए रखना ताकि काम हो सके। जिस पल ये प्रवाह रुकता है और हर चीज संतुलन में आ जाती है, खेल खत्म हो जाता है। और यहाँ से एक सोचने वाली बात निकलती है, अगर जीवित अवस्था एक असंतुलित स्थिर अवस्था है, तो क्या पूर्ण रासायनिक और भौतिक संतुलन का मतलब ही मृत्यु है? ये सवाल हमें जीवन की परिभाषा के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।